हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं दुर्गेश सिंह और आपका स्वागत करता हूं ईगल केमिस्ट्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं और पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्रिस्टल तंत्र देखा, उसके साथ साथ घन के बारे में पढ़ रहे थे। क्रिस्टल तंत्र दुनिया में 7 प्रकार के होते हैं। नाम याद करने की मैंने ट्रिक बताई आपको। क्या थी ट्रिक? केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टनाटन, CHMORTT, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टनाटन। इन 7 क्रिस्टल सिस्टम के लिए अच्छी दूरी और अच्छे कोण, अच्छी दूरी अल्फा बीटा ABC, अच्छी कोण अल्फा बीटा गामा में जो संबंध होता है वो अलग अलग होता है। उनके बीच क्या संबंध है डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम के लिए, उसको याद करने की ट्रिक बताई। अच्छी दूरी को याद करने की ट्रिक थी आओ नाना आओ ना, आओ नाना आओ ना। फिर उसके बाद अच्छी कोण को याद करने की ट्रिक क्या थी? एक नंबर आपको बताया था 322 323 0, 322 323 0। फिर लास्ट में मैंने बताया ये जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, क्रिस्टल तंत्र होते हैं, जालक से मिलकर बने होते हैं और जालक आपकी 4 प्रकार की होती हैं। हिंदी इंग्लिश में बात करें SCC, BCC, FCC, इंडसेंटर। हिंदी में अगर बात करें इनका नाम क्या है? सरल घनी, अंतः घनी, फलक घनी और लास्ट में अंत घनी। ये 4 प्रकार की जालक होती हैं और इन्हीं 4 प्रकार की जालकों से ये 7 क्रिस्टल सिस्टम बने होते हैं। अब ये 7 क्रिस्टल सिस्टम टोटल 14 जालकों से मिलकर बने होते हैं। इनको क्या बोला जाता है? ब्रेवियस लैटिस बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलेंगे? ब्रेवियस जालक। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 7 क्रिस्टल सिस्टम कितने ब्रेवियस लैटिसेस से मिलकर बने होते हैं या इनकी कितनी ब्रेवियस लैटिस पाई जाती हैं, तो आपका आंसर होने वाला है 14। आपका आंसर होने वाला है 14। ये क्वेश्चन जो है पॉपुलर क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपसे जरूर टकराएगा, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग घन के बारे में। घन के बारे में बहुत सारी चीजें बताया था। देखिए, मैं आपको फिर से एक बार रिकैप करा देता हूँ, फटाफट देख लीजिएगा आप लोग। ये आपको इस तरीके से घन मैंने दिखाया था। इसमें क्या क्या बताया था समझिएगा। इसको कोर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। कोर की संख्या 12 थी। इसको कोना बोलते हैं। कोना सेंट क्या कहते हैं आप? कॉर्नर बोलेंगे इंग्लिश में। इसको एज लेंथ बोलेंगे इंग्लिश में। कोर को एज लेंथ बोलेंगे और कॉर्नर को कोना बोलेंगे। समझ आ रहा ना? उसके बाद समझिएगा। अच्छा, एज कितनी थी? एज लेंथ कितनी थी? 12 थी। कोने मतलब कॉर्नर कितने थे? 8 थे। और इसको क्या बोलते हैं? फेस या फलक। कैसे कितने थे? 6 थे। उसके बाद फेस का जो डायगोनल होता है उसे, फेस का जो फलक का जो विकर्ण होता है उसे फलक विकर्ण या फेस डायगोनल कहेंगे। ठीक उसी तरीके से देखिएगा, अगर ये बॉडी मतलब बॉडी का डायगोनल लिया जाए, बॉडी का डायगोनल मतलब घन का विकर्ण लिया जाए तो क्या होगा? ये होगा। मैंने कहा था कि यहां से आप क्या करिए, एक जो है रॉड घुसाइए। यहां से अगर घुसाओगे तो यहां से निकलेगी, यहां से। तो यहां से घुसाओगे, यहां से निकलेगी। तो यहां से लेकर यहां तक मिलाने वाली जो लाइन होगी वही आपकी लाइन क्या होगी? बॉडी डायगोनल होगी, घन विकर्ण होगी। उसकी संख्या कितनी थी? 4 थी। ये फलक विकर्ण की संख्या या फेस डायगोनल की संख्या कितनी थी? 12 थी। एक फेस पर 2 डायगोनल होती हैं, तो टोटल कितने फेस होते हैं? 6। तो 6 दूनी 12 क्या हो जाएंगे? फेस डायगोनल हो जाएंगे। इतना समझ में आया था? अब मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में क्या कि ये आपकी जो एज लेंथ है, ये जो एज लेंथ है और ये जो आपका फलक विकर्ण है, इनके बीच संबंध क्या होता है? एज लेंथ और फलक विकर्ण के बीच संबंध क्या होता है समझिएगा। इधर से देखो, ये सफेद पट्टी फलक विकर्ण को बता रही है और ये क्या है? एज लेंथ है। ये कोर की लंबाई है। तो कोर की लंबाई और फलक विकर्ण के बीच संबंध क्या होगा? समझा ना? और कोर की लंबाई और जो अभी बताया, घुसाया था ना अभी रॉड, आप इधर से इधर निकला था, इसे क्या बोले? बॉडी डायगोनल या घन विकर्ण बोले। तो घन विकर्ण और एज लेंथ, कोर की लंबाई में क्या संबंध होता है उसको चलिए आइए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा रिलेशन बिटवीन, हिंदी में लिखते भाई किसके बीच? ये देखिएगा, ये आपके पास एक घन है। घन की एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो लंबाई होगी या जो कोर की लंबाई होगी ए, वही आपको पता है वाई डायरेक्शन में भी होगी, अर्थात ये भी क्या होगी? ए होगी। और आप जब जेड के डायरेक्शन में आएंगे तब भी ये भी क्या होगी? ए होगी। क्योंकि घन में
ए और बी और सी तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये मैं पीछे बता चुका हूं आपको। ओके, तो समझिएगा यहाँ पर ए, देखो मैं क्या करता हूं, इस वाले फलक को इधर बना देता हूं, मतलब जो सबसे ऊपर वाला फलक है ना उसको मैं इधर कर दूं। देखिएगा ये आपका फलक है, ऊपर वाला फलक, ये क्या होगा, फलक का विकर्ण होगा। ये जैसे फलक है, ये क्या है, विकर्ण है। ये फलक का क्या है, विकर्ण है ना। अब इसको कितना माना आपने, ए, इसको आपने ए माना, और इसको भी कितना माना आपने, ए, क्या माना, ए। तो बताएं यहां पर एंगल कितना होगा, 90 होगा। तो ये ए और ये ए, इनके बीच का एंगल 90, तो ये विकर्ण हो गया कि नहीं, बताएं। तो ये अगर ए हुआ, इसको अगर मान लो आप ए, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए सी, तो बताएं क्या होगा, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो आप देखिएगा क्या, हम किसके भी संबंध ज्ञात कर रहे हैं, हेडिंग डाल दीजिएगा या अगला पॉइंट जो भी होगा लिख लीजिएगा। कोर की लंबाई व फलक विकर्ण के बीच संबंध, देखिए संबंध क्या है समझिएगा। आप क्या लिख सकते हैं इससे, ट्रायंगल त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से क्या समझ में आता है आपको, त्रिभुज ABC से क्या समझ में आता है आपको, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब बता AC क्या है, विकर्ण, यही तो है ना भाई, ये क्या है, विकर्ण है, ये आपका है विकर्ण। ओके, और AB क्या है, A है, A का स्क्वायर हो जाएगा। अब BC क्या है बताएं जल्दी से, A का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से आप स्क्वायर उधर भेजेंगे तो अंडर रूट बन जाएगा। अब अंडर रूट निकालेंगे आप, पहले इसको ऐड कर लीजिए तो 2A स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट होगा, और 2A स्क्वायर का अंडर रूट निकालोगे अगर आप, तो आपको मिलने वाला है A√2। क्या मिलने वाला, A√2, मतलब ये आपको कितना मिलने वाला है, A√2। तो आपको पता चला A क्या है, A है कोर की लंबाई, और A√2 क्या है, विकर्ण की लंबाई है। तो विकर्ण की लंबाई और कोर की लंबाई में संबंध आपको समझ में आया। अगर आपकी कोर की लंबाई a है तो विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, A√2 होगी। समझ आया ना, पहला रिलेशन आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा रिलेशन हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, कोर की लंबाई और घन के विकर्ण के बीच। देखिए अगला संबंध क्या है, कोर की लंबाई व घन के विकर्ण के बीच संबंध। आपको दिया रहेगा कोर की लंबाई और पूछा रहेगा घन का विकर्ण। आपको ये क्यूब है, क्यूब में आपको पता है ये कोर की लंबाई है, a है, मैंने मान लिया है। घन में जितने कोर होते हैं सभी की लंबाई बराबर होती है, और आपने क्या मान रखा, a। तो घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, लंबाई भी a होगी, चौड़ाई भी a होगी, और ऊंचाई भी a होगी। तो घन का विकर्ण बराबर सूत्र होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होल अंडर रूट। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही a है, क्या है, a है। तो क्या करिएगा, लंबाई के स्थान पर a का स्क्वायर, चौड़ाई के स्थान पर a का स्क्वायर, और ऊंचाई के स्थान पर a का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, होल अंडर रूट है। फिर क्या करिएगा, आप अंडर रूट निकालेंगे तो यहाँ से a स्क्वायर का अंडर रूट a आ जाएगा और √3 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर कोर की लंबाई a है तो विकर्ण की लंबाई कितना हो जाएगी, घन के विकर्ण की लंबाई आपकी a√3 हो जाएगी। तो ये देखिए क्या है, ये आपका क्यूब है, ये आपका क्यूब है। इस क्यूब में ये वाला कोना जो है उठा हुआ है, ये वाला कोना ऊपर का और ये कोना अंदर जो दबा हुआ है या पीछे वाला जो भाग है उसको मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, एक विकर्ण प्राप्त होगा। इस विकर्ण की लंबाई आपको मिलेगी कितना, a√3। अगर ये a है तो ये कितना प्राप्त होगी, a√3 प्राप्त होगी। समझ में आया। इसी तरीके से विकर्ण में इसी तरीके से घन में 4 विकर्ण होती हैं। 4 विकर्ण में सभी की लंबाई बताएं कितनी होगी, a√3 समझ में आया। तो आपको संबंध बताया कोर की लंबाई और फलक विकर्ण के बीच, तो कितना था, a अगर कोर की लंबाई है तो फलक विकर्ण आपका a√2 होगा। इसी तरीके से कोर की लंबाई अगर a है तो घन के विकर्ण की लंबाई होगी a√3। संबंध आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला हम लोग बेसिक पॉइंट, अगली डिफिनेशन देखते हैं, पोजीशन ऑफ एटम। आपको परमाणु की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए, पता होनी चाहिए किसी घन में कहां पर एटम प्रेजेंट हो सकता है। तो जितनी पोजीशन होंगी उतने स्थान पर उतने पोजीशन पर एटम प्रेजेंट हो सकता है। देखिएगा एटम कहां प्रेजेंट हो सकता है। एटम देखिए ये कॉर्नर होता है, घन का ये क्या है, कॉर्नर है, जहां पर मैं एटम बना रहा हूं ये है बच्चों कॉर्नर, क्या है आपके कॉर्नर है। ओके,
अब देखिएगा एक कॉर्नर होता है पोजीशन, कॉर्नर मतलब कोना, दूसरा क्या है फेस जो होता है ना फेस। अभी मैं आपको दिखाता हूं इससे, ये देखिएगा एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है मैं बता देता हूं आपको। इसमें एटम ये आपका कोना है, ये कोने पर एटम प्रेजेंट हो सकता है, उपस्थित हो सकता है। और ये क्या है आपका डायगोनल है, ये क्या है डायगोनल है, फेस डायगोनल है, ठीक। और यहाँ पर देखिए ये क्या है पूरा, ये क्या है फेस है, फलक है। तो फलक के केंद्र में हो सकता है एटम। तो पहला पोजीशन एटम का मान लीजिए कोना है, दूसरा पोजीशन फलक का केंद्र है, फलक का केंद्र है। और ये बताएं क्या है कोर है कि नहीं, ये क्या है कोर है। तो कोर के केंद्र पर भी एटम हो सकता है। तो तीसरी पोजीशन कोर के सेंटर पर, कोर के सेंटर पर। अब देखिए चौथी पोजीशन क्या है, अभी जो आपको घन का विकर्ण बताया आपको ना, घन का विकर्ण क्या था, आप अगर इधर से होल करिए रॉड से तो यहाँ से कुछ एक रॉड निकलेगी। देखिए अगर यहाँ से होल करोगे आप तो यहाँ से जो है रॉड निकलेगी, ठीक, यहाँ से रॉड निकलेगी। तो ये जो आपका विकर्ण प्राप्त होगा उस विकर्ण पर भी तो आप एटम रख सकते हैं। तो एक पोजीशन आपकी घन के विकर्ण हो गई। अगली पोजीशन क्या है, अगली पोजीशन आप क्या करिए, ये आपका क्या है घन है ना, घन के एकदम अंदर रख दीजिए, यहाँ पर घन के एकदम अंदर रख दीजिए एटम। तो 5 पोजीशन आपको मैं बताया। पहली पोजीशन बताया ये कोना, दूसरी पोजीशन बताया फेस का सेंटर, फलक का केंद्र। अब तीसरी पोजीशन बताया ये एज है, ये कोर, कोर का सेंटर, कोर केंद्र पर। चौथी पोजीशन बताया आपको विकर्ण, विकर्ण पर, कौन से विकर्ण पर, घन के विकर्ण पर। पांचवी पोजीशन बताया घन के एकदम अंदर। समझ में आया? तो आपको पोजीशन समझ में आ गई। पोजीशन कौन कौन सी है बताएं, कहां कहां पर एटम हो सकता है, कोने पे हो सकता है, कोने पे हो सकता है। और कहां पर, या कोना, एक पोजीशन कोना है, दूसरा पोजीशन आपका फलक केंद्र है, तीसरा पोजीशन बताएं कहां पर है, तीसरा पोजीशन क्या है कोर केंद्र है, तीसरा पोजीशन आपका है घन विकर्ण, घन विकर्ण है। और चौथा पोजीशन आपका है घन या अंतःघन, अंतःघन मतलब घन के अंदर, घन के अंदर। ये 5 पोजीशन है। अब देखिएगा अगर एटम इन 5 पोजीशन पर प्रेजेंट है तो उसकी जो कंट्रीब्यूशन होता है या उसकी जो औकात होती है इस घन के अंदर कितनी है, वो डिपेंड करती है किस पोजीशन पे एटम प्रेजेंट है। अलग अलग पोजीशन पर अगर एटम प्रेजेंट है तो उसकी औकात, उसका कंट्रीब्यूशन, उसका योगदान इस घन में अलग अलग होगा। समझ में आया? तो वो कितना अपना कंट्रीब्यूशन या इसमें अलग अलग पोजीशन पर रखे एटम का कितना योगदान है, कितना कंट्रीब्यूशन है, उसी को मैं औकात बोल रहा हूँ। अर्थात अलग अलग पोजीशन पर रखे एटम की औकात कितनी होगी, हम लोग वही फाइंड करने जा रहे हैं। समझिएगा, बिल्कुल एकदम सिंपल है। तो अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, अगला पॉइंट डाल दीजिएगा क्या, एक इकाई सेल में, एक इकाई सेल में, हम लोग घनी की बात करें तो आप घनी लिख दीजिएगा। एक घनी इकाई सेल में विभिन्न विभिन्न स्थिति पर रखे परमाणु का योगदान। ओके, तो बताइएगा योगदान हम बात करते हैं सबसे पहले कहाँ की, कोने वाले की, किसके, कोने वाले परमाणु की बात करते हैं। कोने पर रखे परमाणु, कोने पर रखे परमाणु का योगदान। चलिए समझिएगा, देखिएगा कहां पर एटम रखा गया भाई, कोने पर, समझ गए ना। अब क्या करना है पहले आप समझिएगा। सबसे पहले ऐसा जब भी कहे कंट्रीब्यूशन या योगदान वाली जब भी आपसे बात पूछे तो कुछ भी नहीं, आप क्या करिए इस सेंटर को एकदम मध्य में करिए। ये जो कोना है आपका, कोने को एकदम मध्य में करिए। मध्य में तभी होगा समझिएगा जब ये, जैसे ये क्यूब है ना, एक घन है कि नहीं, आप एक घन क्या करिए इधर से जोड़ दीजिए और यही घन आप आगे से जोड़ दीजिए, और जो मैंने यहाँ घन जोड़ा था ना इसके भी आगे जोड़ दीजिए। तो ये बताएं अभी भी ऊपर है, लेकिन अभी देखा जाए तो एक यहाँ से फलक बनेगा, फलक के केंद्र में आ गया। अगर आप क्या करिए, देखिए इसको आप यहां से लगाएं, इसको आप यहां लगाएं, और यहाँ पर जो है इसके सामने भी लगाएं। फिर यही चार्ट हो ना, ये और ये और ये, अब यही चार्ट को क्या करें ऊपर ला दें। इमेजिन कर लो भाई, इमेजिन जब तक नहीं कर पाओगे तब तक समझ नहीं पाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ जाओ। इस कोने को आप सेंटर में करो, केंद्र में करो, ठीक। एक मतलब कुल मिलाकर इस कोने को केंद्र में कैसे कर सकते हो,
ऐसे ही घन एक बड़ा सा बना दो, इसको जोड़ जोड़कर, ऐसे ही घन जोड़ जोड़कर एक बड़ा सा घन बना दीजिए, और ये कहां पर आ जाए, वो बिल्कुल एकदम सेंटर में आ जाए। कहां पर, जैसे यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर बड़े वाले क्या आएगा, इस वाले में नहीं आएगा, समझिएगा। देखिएगा यहाँ पर आपका एटम रखा गया, इसको हमें सेंटर में लाना है, केंद्र में लाना है, मध्य में लाना है। तो क्या करना पड़ेगा, समझिए। एक आपका ये क्यूब है, घन है, इसी के सामने एक घन लाओ आप, इसी के बगल एक घन लगाओ, फिर यहाँ पर जो मैंने घन रखा इसके बगल लगा दीजिए, फिर यही आप क्या करिए, ऊपर कर दीजिए, इसके एक ऊपर रख दीजिए, इसके ऊपर रख दीजिए, यहाँ पर जो है उसको ऊपर रख दीजिए, और यहाँ पर जो है उसके ऊपर रख दीजिए। तो ऐसे बताएं, इसको सेंटर में, इसको केंद्र में, इसको मध्य में लाने के लिए आपने कितने घन का यूज किया, कितने घन को रखा, कितने घन का यूज किया, 1 2 3 4। अब यही इसी के ऊपर 4 रखे थे आप, इसके ऊपर एक 5 हो गया, इसके ऊपर एक 6 हो गया, इसके ऊपर एक 7 हो गया, और इसके ऊपर एक 8। तो 8 घन को आपने यूज किया इसको सेंटर में लाने के लिए। मान लो अगर आप तुम क्या करते हो, आप होल करते हो, मान लीजिए आप होल करते हैं, होल करके एक बल्ब लगाते हैं, और उससे उसको जो है लाइट देते हैं, तो उसकी लाइट कितने कमरों में जाएगी, या कितने जो है घन में जाएगी, जितने घन में होल रहेगा कि नहीं। अब जितने घन इस पॉइंट से संबंध रखेंगे उतने में होल हो जाएगा, और उतने में रोशनी चली जाएगी। अगर 8 कमरों में रोशनी जा रही है, भाई देखो यहाँ पर आपने क्या किया, 8 घन का उपयोग किया इसको सेंटर में लाने के लिए। यहाँ पर होल करोगे तो 8 जो है घन में आपका होल हो जाएगा, और बल्ब से अगर रोशनी प्रोवाइड कराएंगे तो 8 घन में रोशनी जाएगी। और अगर आपसे कोई पूछता है कि एक घन में क्या आएगी, तो 1/8 आएगी। देखिए 1 से 8 में जा रही है, तो 8 में, सॉरी 1 से 8 में जा रहे हैं, तो 1 में कितनी आएगी, एक घन में कितनी आएगी। एक बल्ब से 8 घन में रोशनी जा रही है, तो एक घन में कितनी आएगी रोशनी, 1/8 आएगी। क्या करिएगा, जितने से संबंध रखेगा ना, जैसे यहाँ पर जो आपका पॉइंट है, कितने घन से संबंध रखा, 8, तो जितने से संबंध रखेगा उसी से क्या करना, डिवाइड कर देना। तो यहाँ से बताएं, कोने से अगर जो कोने पर कोई एटम जब रखा हो तो उसका योगदान कितने के बराबर होगा, 1/8 के बराबर होगा। दूसरा पॉइंट, कोने के बाद आप रखिए फलक केंद्र पर। कहां पर रखिए, फलक केंद्र पर, फलक केंद्र पर। चलिए फलक केंद्र की बात करते हैं। अब देखिएगा ये क्या है, फलक है, ये क्या है, फलक है ना भाई, ये फलक है, फलक का ये केंद्र है। अब बताओ इस केंद्र को क्या करना है आपको, मध्य में। तो क्या आप बताओ, यही घन आप आगे से लगा दो, यही घन जो मैंने लिया हूं यही घन आगे से लगा दो, क्या ये सेंटर में नहीं हो जाएगा। अब देखो जब आप आगे से लगा दोगे तो जो बड़ा वाला घन बनेगा उसका कुछ ये लंबाई चौड़ाई हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा एकदम, तो ये सेंटर में आ जाएगा कि नहीं। मान लो आप यहाँ होल करते हो, होल करके बल्ब लगाते हो, बल्ब लगा करके जो है बढ़िया से लाइट पास करते हो, ये बताओ उसकी रोशनी इसमें भी जाएगी और जो मैंने आगे से लगाया उसमें भी जाएगी कि नहीं। तो यहाँ पर एक बल्ब से दो घन में रोशनी जाएगी, इसमें जाएगी और इसमें जाएगी। तो एक बल्ब से 2 कमरों में रोशनी गई, तो एक बल्ब से एक कमरे में कितना गई, आधी, आधी इसमें जाएगी आधी इसमें जाएगी। तो इसका जो है इस बल्ब का कंट्रीब्यूशन इसमें कितना है, इसमें कितनी लाइट गई, आधी गई ना, मतलब 1/2। अगर कोई एटम भी रखा होगा ना उसका आधा भाग इसमें जाएगा आधा भाग इसमें, तो कंट्रीब्यूशन इसमें कितना आएगा, यहाँ पर रखे एटम का कितना आएगा, 1/2। कितना आएगा, 1/2। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/2। अच्छा 1/2 क्यों हुआ समझिएगा, 1/2 क्यों हुआ समझिएगा। यहाँ पर आपने इसको सेंटर में, देखिए यहाँ पर एटम है ना, इस एटम को सेंटर में लाने के लिए कितने घन का यूज किया, एक ये है, आपने एक आगे से लाया कि नहीं, तो केवल 2 ही यूज किया, तो 1 क्या करती है 2, समझ में। अब तीसरा पॉइंट मैं ले रहा हूँ, घन नहीं, ये फलक केंद्र हो गया। अब आप ले लीजिए कोर केंद्र, कोर के केंद्र, कोर के केंद्र की बात करते हैं। अच्छा कोर के केंद्र की बात करते हैं, समझिएगा ये क्या है, कोर है ना, कोर का ये क्या होगा, केंद्र होगा ना। अब क्या करिए, इस केंद्र को या इस पॉइंट को आप क्या करो, चारों तरफ से बंद करो। तो क्या करना है आपको समझिएगा, यही जो घन मैंने लिया हूं, आप यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को घन में सबसे सेंटर में लाना है, इस पॉइंट को सेंटर में लाना है, इतना बड़ा घन बनाओ ये मध्य में आ जाए। तो क्या करो, ये घन आप इधर से एक जोड़ दो, यही घन आप इधर से जोड़ दो। अब मैंने जो यहाँ पर घन लगाया ना, इसी घन के आप आगे से लगा दो, तो क्या ये सेंटर में आ जाएगा कि नहीं। इमेजिनेशन पावर आपकी बढ़िया रहेगी तो समझ पाएंगे। तो इमेजिन करिएगा, मैंने इस घन को, इस सेंटर को जो है केंद्र में लाना है, तो एक आपका घन ये है, मैंने एक इधर से लगाया,
एक आप उधर से लगा दीजिए और मैंने जो यहाँ पर रखा उधर से लगा दीजिए, तो ये मध्य में आ जाएगा। इसको मध्य में लाने के लिए कितने मैंने घन का उपयोग किया बताएं जल्दी से? 4, 1 2 और 3, ये 4, तो 4 घन का उपयोग किया इस पॉइंट को सेंटर में लाने के लिए। तो यहाँ पर अगर कोई बल्ब लगाओगे, अगर होल करके पहली बार होल करोगे तो चारों यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो 4 घन है सभी में होल हो जाएगा, और अगर आप बल्ब लगाते हैं तो रोशनी जो है चारों के चारों घन में आएगी। तो एक में कितना आएगी भाई? कितने ने इसको इस पॉइंट को सेंटर में लाने के लिए कितने घन का उपयोग किया आपने? 4। तो कितनी आएगा एक में? कितना उसका कंट्रीब्यूशन, कितना उसका योगदान एक घन में होगा? 1/4, 1/4 के बराबर। तो जो एटम रखा रहेगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? एक घन में कितना आएगा? 1/4, 1/4। समझ आया ना? आप समझिएगा, अगर आप घन के इस घन के अंदर में यहाँ पर एटम रख देते हैं तो उसका बताएं वहां पर बल्ब जलाओगे तो कितने घन में रोशनी जाएगी भाई? इसी घन में रहेगी, किसी और घन में चली जाएगी? एक ही घन में रहेगी ना। तो वहां पर कंट्रीब्यूशन टोटल हुआ, एक बल्ब का कंट्रीब्यूशन एक बल्ब के बराबर ही होगा, मतलब उसकी औकात कितने के बराबर होगी? एक एटम के बराबर होगी। मतलब यहाँ पर जो रहेगा उसका कंट्रीब्यूशन 100% होगा किसी भी यूनिट सेल में, किसी भी घन में जिसमें वो प्रेजेंट रहेगा। अगर इस घन में एटम प्रेजेंट है तो इस एटम का जो कंट्रीब्यूशन इसमें है वो 100% है, मतलब एक एटम के बराबर। तो यहाँ पर बात करता हूँ किसकी? घन के केंद्र, घन के केंद्र पर रखा परमाणु कितना योगदान देता है? 1 एटम के बराबर। कितने एटम के बराबर? 1 एटम के बराबर। समझ में आया? अब समझिएगा एक पोजीशन अभी और है भाई। क्या? ये देखिए क्या है, मैंने अभी बताया था आपको कि यहाँ से आप फोल्ड करिए, यहाँ से आप फोल्ड करिए तो यहाँ से निकलेगी रॉड। यहाँ से अगर होल करते हो तो यहाँ से रॉड निकलती है भाई, यहाँ से देख लो, इसी को विकर्ण बोलते हो ना। अच्छा बताए विकर्ण कहाँ पर आएगा? यही आपका देखो अंदर से ये विकर्ण है कि नहीं? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक यही विकर्ण है, यही आपका विकर्ण। तो विकर्ण बताएं इस घन के अंदर है कि नहीं? आप घन के अंदर कहीं पर भी बल्ब लगाओ, कहीं पर भी बल्ब लगाओ, क्या उस बल्ब की रोशनी कहीं और जाएगी कि केवल इसी घन में रहेगी? 100% इस विकर्ण पर रखे चाहे जिस बल्ब की बात करें उसका जो रोशनी होगा एक ही घन में होगा, मतलब उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा, उसका जो योगदान होगा केवल इसी घन में होगा। मतलब एक ही घन में हुआ एक बल्ब का योगदान, एक एटम का योगदान एक ही अगर घन में हो रहा है, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन कितने एटम के बराबर है? कितने एटम के बराबर है? 1। तो समझिए कि घन के विकर्ण पर रखे किसी भी परमाणु का जो योगदान होता है वो कितने एटम के बराबर होता है? 1 एटम के बराबर। तो याद कर लीजिए, क्या याद समझिएगा, याद कर लीजिए आप लोग। देखिएगा अगर यहाँ कोना कोने पर रखा है तो उसका कंट्रीब्यूशन इसमें कितना आएगा? 1/8 आएगा। समझ आया ना? अब देखिएगा दूसरी बात, अगर आप फेस सेंटर पे रखते हैं, फलक के केंद्र पे रखते हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 1/2 के बराबर। यहाँ पर रखते हैं, ये क्या है? कोर है, कोर का ये सेंटर है, केंद्र है, तो कोर के अगर केंद्र पे रखते हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/4 के बराबर। अगर आप अंदर जाते हो, चाहे सेंटर पे जाओ चाहे बॉडी डायगोनल मतलब घन के विकर्ण पे जाओ, बात दोनों पे बराबर होती है। वहां पर एटम रखा, उसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है एक घन में? 1 एटम के बराबर, 1 एटम के बराबर, एक परमाणु के बराबर। ये रहा आपका कंट्रीब्यूशन, ये रहा आपका योगदान। अब हम लोग देखने वाले हैं अगर घन के सभी केंद्र पर एटम रख दिया जाए, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, इधर से यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी रहेंगे, तो यहां पर रखा एक एटम, उसकी औकात 1/8 होती है। तो 1/8 1/8 1/8 1/8 अगर मैं 8 बार जोड़ दूंगा तो एक एटम के बराबर आएगा। तो अगर आपसे कभी पूछे कि 4 इस यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एटम रखा गया, मतलब 4 कोने पर रखा गया है, तो बताएं इस 4 एटम का जो कंट्रीब्यूशन इस घन में होगा वो कितना होगा? तो सिंपल कुछ भी नहीं, एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है ना उसमें गुणा किया जाता है जितने जगह एटम रखा गया है। जैसे 4 जगह रखा गया है ना, 4 कोनों पर रखा गया है ना, एक कोने पर 1/8 का कंट्रीब्यूशन आता है, तो 4 कोने पर 4/8 का हो जाएगा। 4 कोनों पर कितना हो जाएगा? 4/8 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ये चीजें मैं कल बताऊंगा। ओके, तो आज ये आपको समझ में आया, क्लियर हुआ? तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा समझ में आया सर। उसके बाद हम लोग आगे कल जो है यही चीजें पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।